I'm at Sadhana campus. Today in this video, I am going to explain you all the questions of test number 1, which is based on ancient and medieval history of India. So let's see the first question. तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से नाव की आकृतियाँ या मॉडल मिले हैं। ठीक है, तो नाव की आकृतियाँ आप देखेंगे कालीबंगन और रोपड़, हड़प्पा और कोट दीजी, मोहनजोदड़ो और लोथल, और चौथा ऑप्शन है धौलावीरा और भगतराव। तो देखिए, एक तो हम लोग जानते हैं कि लोथल जो था वो तो एक डॉकयार्ड था, तो वहाँ से नाव की आकृतियाँ मिलेगी। ठीक है, तो लोथल तो होगा आंसर में। तो और एक जो हम लोग देखेंगे तो मोहनजोदड़ो के सील पे भी नाव की आकृतियाँ देखने को मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देंगे कि दो जगह से हमें नाव की आकृतियाँ मिली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारतीय अंक प्रणाली जिसमें शून्य की अवधारणा शामिल है का विकास किस दौरान हुआ, यानी कि किस पीरियड में हुआ। मौर्य काल में हुआ, गुप्ता काल में हुआ, कुषाण काल में हुआ, या फिर हड़प्पा सभ्यता के समय में हुआ। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो जो है वो किसके समय में हुआ था। ठीक है, तो वो जो हुआ था वो गुप्त काल के समय में हुआ था। ठीक है, और इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट का काफ़ी योगदान हुआ, और वे लोग किस समय से थे, तो गुप्त काल के समय से थे। तो आपको इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और धर्मशास्त्र का सबसे पहला ज्ञात व्यवस्थित अध्ययन माना गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कौन लिखे हैं, तो अर्थशास्त्र जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, वो लिखे हैं चाणक्य। ठीक है, चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, और ये जो बुक है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र जो है बेसिकली किसी से बेस्ड है, तो शासन कला पे है, आर्थिक नीति पे है, सैन्य रणनीति पे है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बुक माना जाता है भारत का, और इसे ही कहा जाता है कि ये सबसे पहला ज्ञात अवस्थित अध्ययन है किस चीज़ के लिए, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और धर्मशास्त्र का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, और वो कौन सा है। ये कह रहा है कि कौन सा प्राचीन भारतीय शहर सातवाहना डायनेस्टी की राजधानी के रूप में माना जाता है। ठीक है, कि विच एंशिएंट इंडियन सिटी वाज नोन एज द कैपिटल ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। पाटलिपुत्रा, उज्जैन, प्रतिष्ठान और अमरावती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रतिष्ठान हो जाएगा। आपको याद रखना है प्रतिष्ठान जो है, प्रतिष्ठान को यदि ऑप्शन में नहीं रहे तो यदि वहाँ पे पैठन लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो प्रतिष्ठान को पैठन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान या फिर पैठन। तो जो भी ऑप्शन में हो आप उसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में निर्मित दिल्ली के जो आयरन पिलर है, जो लौह स्तंभ है, उस पर किस गुप्त राजा का शिलालेख अंकित है। ठीक है, तो किसका अंकित है, चंद्रगुप्त प्रथम का है, समुद्रगुप्त का है, कुमारगुप्त प्रथम का है, या फिर स्कंदगुप्त का है। तो ये जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम का है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये अपनी ये किस चीज़ के लिए माना जाता है, तो अपनी सैन्य विजय, कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए काफ़ी फेमस व्यक्ति है चंद्रगुप्त प्रथम। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म की वज्रयान परंपरा किस देश में विकसित हुई। आप इसे यहाँ पे एक बार ध्यान देंगे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है वज्रयान ट्रेडिशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है चीन, श्रीलंका, तिब्बत और जापान। तो एक्चुअली जो वज्रयान परंपरा है ये किस चीज़ पे बेस्ड था, तो ये बेसिकली ना तांत्रिज्म पे था। ठीक है, यानी कि इसे ना हम तांत्रिक बुद्धिज़्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली जो परंपरा है ये तिब्बत में विकसित हुआ। और ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हैं बुद्धिज़्म से, जैसे कि मान लीजिए कि यही है, आपसे पूछा जाए वज्रयान, उत्पत्ति तो इसकी भारत में हुई, ठीक है, लेकिन एक परंपरा के रूप में जो है ये तिब्बत में ज़्यादा डेवलप हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु कौन थे जो बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा पे आए थे। जुआन जैंग, बोधि धर्म, हुईनेंग, हुयुयान। देखिए आपने कई सारे ऑप्शन, आप जब पढ़ाई किए होंगे तो कई सारे लाइक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो भारत में आए, यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए, जैसे वेनसांग। तो वेनसांग किसके समय में आए, तो हर्षा के समय, हर्षवर्धन के समय में आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में आए थे। फाहियान आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ऑप्शन में ना फाहियान है और ना ही तो वेनसांग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जुआन जैंग। ठीक है, जुआन जैंग। और इसने जो अपनी यात्रा थी उस यात्रा को अपनी एक पुस्तक में लिखा है, और उस पुस्तक का नाम है जर्नी टू द वेस्ट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जर्नी टू द वेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो जर्नी टू द वेस्ट जो है वो जुआन जैंग के द्वारा
लिखा गया है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थेरवाद बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था। ठीक है, थेरवाद का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो क्या था? बोधिसत्वहुड था, शुद्ध भूमि पुनर्जन्म था, निर्वाण था, या फिर कर्म से मुक्ति था। तो देखिए, जनरली जितने भी शाखा हुए बुद्धिज्म से या जैनिज्म से जो भी थे, तो बुद्धिज्म की एरिया में बात करेंगे तो सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही था और वो था निर्वाण प्राप्त करना। तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन, तो आप इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। और निर्वाण का मतलब क्या होता है? दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। ठीक है, तो थेरवाद बुद्धिज्म का भी यही लक्ष्य था, फाइनल जो लक्ष्य था वो यही था कि हमें उसे निर्वाण प्राप्त करना है। जब नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं, ये भी बुद्धिज्म से ही संबंधित है कि कौन सी बौद्ध अवधारणा जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को संदर्भित करती है? तो ऑप्शन है दुख, निर्वाण, संसार। एक्चुअली यहाँ पे ये सही है, संसार और बोधिसत्व। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है यही है, संसार। ठीक है, संसारा जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये संसारा का मतलब होता है कि जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है ये संसार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन के लिए पाली शब्द क्या है? ये भी बुद्धिज्म से ही संबंधित है कि बुद्धिज्म में माइंडफुलनेस मेडिटेशन के लिए पाली शब्द में इसका क्या यूज किया गया है? तो इसका आंसर है विपासना। ठीक है, विपस्यना, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अंतर्दृष्टि ध्यान के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। विपस्यना जो है इसी को कहा गया है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, और तो यहाँ पे देखने को मिलता है किस बौद्ध धर्म में ऐतिहासिक बुद्ध की शिक्षाएं पाली भाषा में है। ठीक है, पाली भाषा में। तो पाली भाषा में जब हम देखेंगे तो कौन सा था? महायान सूत्र था, त्रिपिटक था, धम्मपद था, या फिर अभिधम्म पिटक था? तो ये जो है त्रिपिटक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक। त्रिपिटक जो था वो पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बुद्धिज्म से ही संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 5 उपदेशों में से एक नहीं था? ठीक है, बौद्ध धर्म में 5 उपदेश दिए गए, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन नहीं था। मारना नहीं है। ठीक है, डू नॉट किल, डू नॉट स्टील, डू नॉट लाई और डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल, है ना। तो देखिए, ये चोरी मत करो, मारो नहीं, झूठ नहीं बोलो, ये 3 तो थे। ये जो शराब ना पिए ना, यही नहीं था। एक्चुअली शराब ना पिए की जगह यहाँ पे ये था कि किसी भी नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना है। यहाँ पे स्पेसिफिक आपको शराब ऐड किया गया है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो है 3 तो यहाँ पे ये हो गया कि मत मारो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, और एक है यौन दुराचार हो जाएगा, और 5वां हो जाएगा नशीली पदार्थों के सेवन से परहेज करना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म में 5 उपदेश कौन कौन से हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको PDF में मिल जाएगा, या फिर आप ज्वाइन करते हैं हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी PDF के रूप में। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथों में वर्णित एक प्रमुख वैदिक देवता नहीं है? ठीक है, वैदिक देवता नहीं थे। विष्णु, अग्नि, वरुण और इंद्र। देखिए, आप जब पढ़े होंगे वैदिक पीरियड, तो उसमें जो है विष्णु भगवान का नाम नहीं आता है। ये जो है बाद में इनका नाम आता है। ये हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता तो है ही, लेकिन ये बाद में इनका वर्णन देखने को मिलता है। बेसिकली जो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु हो जाएगा। जो ये अग्नि, वरुण और इंद्र थे, यही फेमस देवता थे वैदिक पीरियड के समय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वैदिक संदर्भ में धर्म शब्द मुख्य रूप से किस चीज़ को संदर्भित करता है? धर्म शब्द किस चीज़ के बारे में बताता है? क्या वो सामाजिक कर्तव्य और नीति परायणता को बताता है, धार्मिक अनुष्ठान के बारे में बात करता है, शारीरिक शक्ति के बारे में बात करता है, या फिर कृषि पद्धतियाँ के बारे में बात करता है? तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। धर्म का मतलब होता था उस समय सामाजिक कर्तव्य और नीति परायणता। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाजनपद पर प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत का शासन था? ठीक है, जो बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता था। ऑप्शन है आपके पास काशी, मगध, कौशल और वत्स। तो देखिए, प्रसेनजीत जो थे ना, ये जो प्रसेनजीत थे, राजा प्रसेनजीत थे, ये कहाँ के थे? तो ये जो है कौशल के नरेश थे। ठीक है, कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, और ये इन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा महाजनपद फारसी साम्राज्य और भूमध्य सागर
सागरीय क्षेत्र के साथ अपने समृद्ध व्यापार के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो इस तरह के जब प्रश्न होंगे तो आपको एक हल्का मैप में लोकेशन पता होना चाहिए, कौन सा क्षेत्र कहाँ पे था। जैसे कि बात करेंगे वज्जी का तो बिहार में था, काशी उत्तर प्रदेश के समय जगह पे था, वत्स भी उत्तर प्रदेश का था। गंधार जो था वो वेस्ट रीजन में था, यानी कि पश्चिम भारत में अवस्थित था। और पश्चिम साइड में क्या मिलता है, फारसी साम्राज्य और भूमध्य सागर क्षेत्र जाने के लिए उधर से ही था, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधार, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गांधार। गांधार जो राज्य था वो जो है फारसी साम्राज्य और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ अपना व्यापार को जारी रख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सामवेद का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। सामवेद का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो क्या हो जाएगा, रिचुअल चैंट्स यानी कि अनुष्ठान मंत्र था, दार्शनिक प्रवचन था, कानूनी निषेधाज्ञा था, या चिकित्सा उपचार था। ठीक है, देखिए जब हम सामवाद की बात करते हैं तो सामवेद में मुख्य रूप से जो है, सामवेद में जो है मुख्य रूप से वो क्या कहाँ से लिया गया है, यहाँ से जो है ना ऋग्वेद के ही मंत्रों को लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से ही प्राप्त मंत्र हैं इसमें। और ये बेसिकली जो है कब मंत्रों का कब उच्चारण करते थे, तो जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था या कोई समारोह होता था तो संगीत के माध्यम से उसे गाया जाता था। तो यही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सामवेद का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, तो वो था अनुष्ठान मंत्र, यानी कि मंत्र से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन वैदिक समाज में सामाजिक वर्ग व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है सोशल क्लास सिस्टम ड्यूरिंग एंशिएंट वैदिक सोसाइटी, जाति, वर्ण, आश्रम या फिर गोत्र। तो देखिए ये तो बिल्कुल सरल था, इसका आंसर वर्ण हो जाएगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिशुनाग वंश द्वारा उखाड़ फेंके जाने से पहले किस महाजनपद पर प्रद्योत वंश का शासन था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास वत्स, मगध, कुरु या फिर कौशल। तो देखिए इसका जो शिशुनाग वंश द्वारा शिशुनाग जो फेंक दिया था तो उसका प्रद्योत वंश का कहाँ पे शासन था, तो वो जो उसका आंसर हो जाएगा वत्स। ठीक है, प्रद्योत राजवंश ने शिशुनाग राजवंश द्वारा प्रतिस्थापित होने से पहले वत्स पर शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सती प्रथा, जहाँ एक विधवा अपने पति की चिता पर खुद को जला देती है, इसका सबसे पहला उल्लेख किस वैदिक पाठ में मिलता है। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो देखिए जब हम इस बात की बात करते हैं सती प्रथा की, तो इसका सबसे पहला जो उल्लेख है ना वो हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। लेकिन यदि कहा जाए इसका ऐसे उल्लेख देखा जाए तो महाभारत में भी आपको देखने को मिलेगा। और इसका यदि इंस्क्रिप्शन के रूप में यदि कोई एविडेंस यानी कि कोई साक्ष्य के रूप में अवस्थित है तो वो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा इंस्क्रिप्शन जो है सती सिस्टम के बारे में बताता है, तो उसका आंसर कौन सा है, एरन। ठीक है, एरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, जो कहाँ का है, मध्य प्रदेश में है, तो वो जो है बताता है कि हाँ वहाँ भी हमें सती प्रथा के बारे में पता चलता है उस इंस्क्रिप्शन से। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू धर्म में किसे संरक्षक देवता माना जाता है और अक्सर व्यवस्था और धार्मिकता के रख रखाव से जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हिंदू धर्म में कौन है जो संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रिजर्वर गॉड कहा गया है हिंदुइज्म में। तो सिंपल सी बात है, सबको संरक्षण, किसको भी संकट होता था कहीं भी मनुष्य पे, देवी देवता पे, तो एक ही आते थे और वो कौन होते थे, वो थे विष्णु। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु, है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखिएगा, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना होगा, ये वन लाइनर नहीं है। इस प्रश्न में क्या है कि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको बताने हैं पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, ये कौन सा होगा। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताना है कौन सी विशेषताएं हैं। पहला यहाँ पे कह रहा है कि उनके पास महान महल और मंदिर थे, यानी कि ना उनके पास ना ग्रेट पैलेसेस था या फिर टेम्पल था। क्या ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज़। ठीक है, यानी कि वो नर और मादा दोनों देवताओं की पूजा करते थे। क्या ये सही है। फिर कह रहा है उन्होंने युद्ध में घोड़े से खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया। अब
आपको इन तीन में बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो हम देखते हैं कि उनके पास महान महल और मंदिर थे, तो नहीं, ऐसा हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो ये पहला तो नहीं होगा। दूसरा है कि वो नर और मादा दोनों देवताओं की पूजा करते थे, बिल्कुल, ये हमें साक्ष्य मिलता है पशुपति। ठीक है, पशुपति पशुपति का वहाँ साक्ष्य मिला है। और फिर एक देवी देवी का प्रतिमा मिला है, तो ये सही है कि हाँ वे नर और मादा दोनों तरह के देवताओं की पूजा करते थे, तो दूसरा तो सही होगा। ठीक है, दूसरा तो यहाँ से सही है। तीसरा देखते हैं, उन्होंने युद्ध में घोड़े से खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया। नहीं नहीं, ऐसा भी कोई साक्ष्य यहाँ पे हमें नहीं मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, यानी कि सिर्फ केवल इसका दूसरा आंसर सही है कि वे नर और मादा दोनों देवताओं की पूजा करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है। यानी कि हम देखेंगे तो हमारे पास 6 फिलॉसफी था, 6 इंडियन फिलॉसफी है, तो बताना है कौन सा नहीं है। पहला आपको कह रहा है कि मीमांसा और वेदांता, दूसरा है न्याय और वैशेषिका, लोकायत और कपालिक, सांख्य और योग। तो बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं था। तो देखिए सबसे पहले हम जब 6 की बात करेंगे तो उसमें जो है ये लोकायत और कपालिक ऐसा कुछ नहीं था। कौन कौन से हमारे 6 थे, तो पहला था न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन देखिए ये था। न्याय दर्शन को कौन दिए थे, इसके प्रोपॉन्डर कौन थे, तो ऋषि गौतम थे, है ना। सेकंड है वैशेषिका, तो बिल्कुल वैशेषिका भी थे हम लोग। जब वैशेषिका तो इसको कौन से लोग कौन दिए, तो कनाद दिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सांख्य दर्शन। ठीक है, एक था सांख्य, सारा पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सांख्य जो है वो कपिल दिए थे। योग दर्शन कौन दिए थे, तो योग पतंजलि दिए थे। और एक था हमारा पूर्व मीमांसा। देखिए मीमांसा है ना, तो 2 तरह के मीमांसा थे, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही हम लोग वेदांत कहते हैं। तो पूर्व मीमांसा के थे जेमिनी और उत्तर मीमांसा के थे बद्रायन। ठीक है, तो 6 इंडियन फिलॉसफी है, आपको उसके बारे में जानना है। बेसिकली आप यहाँ पे ये जानेंगे किसने कौन सा कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जैन दर्शन का मानना है कि दुनिया का निर्माण और संचालन किसके द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न को भी देखेंगे कि जैन फिलॉसफी जो है वो बताता है कि दुनिया जो क्रिएट किया गया और जो मेंटेन किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है। तो क्या वो यूनिवर्सल लॉ के द्वारा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल फेथ है, या फिर यूनिवर्सल सोल है। ठीक है, क्या था, सार्वभौमिक कानून, सत्य, आस्था और आत्मा। तो देखिए जैन धर्म के अनुसार क्या है कि दुनिया जो है ना वो सार्वभौमिक कानून द्वारा बनाई गई है और संचालित भी की जाती है, जिसे ही वे लोग धर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल लॉ, यानी कि सार्वभौमिक कानून। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक समाज में सामाजिक पदानुक्रम किस पर आधारित था। देखिए वैदिक सोसाइटी में किस तरीके से वो व्यवस्थित है, किस चीज़ पे था, बर्थ के थ्रू था, वेल्थ पे था, कास्ट और ऑक्यूपेशन पे था, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो देखिए ये जो था ना वो बेसिकली कास्ट और ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता था, किसमें, वैदिक सोसाइटी में। आप इसको याद रखिएगा, ये उत्तर हटा। ठीक है, वैदिक समाज में जो सोशल हायरार्की था वो किस पे बेस्ड था, तो कास्ट और ऑक्यूपेशन पे था। बाद में जो ये फिर बर्थ पे आ गया था। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और हम यदि वर्णों की बात करें तो कौन सा वर्ण था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण क्या होते थे, पुजारी होते थे। क्षत्रिय योद्धा लोग होते थे। वैश्य जो कृषि कार्य किया या फिर व्यापार का काम किया वे लोग वैश्य कहलाते थे। शूद्र जो होते थे वो मजदूर, कारीगर या फिर जो श्रमिक क्षेत्र से लोग आते थे उन्हें शूद्र कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज की प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है, तो ये क्या कहता है, पितृसत्तात्मक परिवार संरचना। तो हाँ ठीक है, ये भी ये था। अनुष्ठान बलिदान, बिल्कुल बलिदान वैदिक समाज का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। दूसरा है जाति व्यवस्था, अभी हमने देखा कि जाति व्यवस्था भी था। ठीक है, तो कौन सा नहीं था, तो शहरीकरण नहीं था। अब हम ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि वैदिक सोसाइटी जो था हमारा वो, ठीक है, वो कैसा था, तो वो ग्रामीण था, है ना, वो रूरल इन नेचर था, रूरल था। ठीक है, रूरल सोसाइटी था। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ दे कि मैंने ये सिंधु सभ्यता कैसा था, यानी कि IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था, तो ये अर्बन था। ठीक है, ये एक अर्बन सोसाइटी था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि वैदिक सोसाइटी जो था वो रूरल इन नेचर था और इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था, तो वो अर्बन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि वो क्या है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान था। तो पहला कह रहा है तपस्या और भोग की अति से बचना, क्या ये दोनों में समान था? तो नहीं। देखिए क्या है कि तपस्या तपस्या की बात जहाँ तक की जाए तो ये तो जैनिज़्म कहता है ये कि सालिखना के बाद ही आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये हम पहला इसमें देख सकते हैं कि पहला तो नहीं होगा, ये आप बना सकते हो यहाँ से। दूसरा कह रहा है वेदों के प्रमाण के प्रति उदासीनता। एग्जैक्टली ये बौद्ध धर्म ने भी माना है और जैन धर्म ने भी माना है, तो ये हो जाएगा आंसर, यानी कि दूसरा तो सही है। नेक्स्ट है अनुष्ठानों की प्रभावकारिता का खंडन। एग्जैक्टली जितना भी जो भी रिचुअल्स होते थे ना वो दोनों ने खंडन किया है कि नहीं, जो भी हिंदू धर्म में जो भी इस तरीके की चीज़ें होती थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है पशु जीवन को कोई क्षति ना पहुँचे। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि जैन भिक्षु तत्व मीमांसा चर्चा में शामिल नहीं होते थे। ठीक है, यानी कि वे लोग मेटाफिजिक्स के डिस्कशन में शामिल नहीं होते थे, पहला है। दूसरा है कि महावीर ने महिलाओं के प्रति उदार नीति अपनाई, क्या ये सही है? थर्ड है कि जैन धर्म ने कृषि को प्रोत्साहन नहीं दिया। एंड फोर्थ नंबर है कि जैन धर्म ने शिक्षण के प्रचार के लिए प्राकृत का उपयोग किया क्योंकि यह आम लोगों की भाषा थी। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए आप जब भी बनाएंगे ना क्वेश्चन को बनाएंगे तो इस चीज़ पे जरूर देखिए कथन सत्य पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो हमें बता रहा है कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग पहला देखेंगे जैन भिक्षु जो है तत्व मीमांसा चर्चा में शामिल नहीं होते थे, तो नहीं ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वे लोग शामिल होते थे क्योंकि वे लोग मेटाफिजिक्स डिस्कशन में अक्सर होते थे, तो ये पहला तो यहाँ से नहीं होगा। दूसरा कि महावीर ने महिलाओं के प्रति उदार नीति अपनाई। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप जब देखेंगे, जब आप पढ़े हैं तो आपको देखेंगे कि महावीर जो है ना उन्होंने क्या किया कि जितने भी उनके फॉलोअर्स थे उनके लिए एक संगठन तो स्थापित किया है जिसमें पुरुष और महिला दोनों को प्रवेश दिया गया था। तो इसका ये मतलब होता है कि हाँ महावीर ने महिलाओं के प्रति उदार नीति अपनाई थी। नेक्स्ट कहता है कि जैन धर्म ने कृषि को प्रोत्साहन नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ये भी स्टेटमेंट सही है यहाँ से, क्योंकि जैन धर्म ना कृषि को नहीं बोलता है। क्यों ऐसा इसलिए कहता है कि इससे क्या होता है जब कृषि करते हैं तो कृषि में मिट्टी में छोटे छोटे जीव होते हैं वे मर जाते हैं, यानी कि छोटे जीवों को खतरा होता है, तो जिस वजह से उन्होंने कृषि को प्रोत्साहन नहीं दिया था। और नेक्स्ट है कि जैन धर्म ने शिक्षण के प्रचार के लिए प्राकृत का उपयोग किया क्योंकि यह आम लोगों की भाषा थी। तो हाँ बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये दोनों बिल्कुल ही सही है। जैन धर्म में क्या है कि प्राकृत और अर्धमगधी आप देखे होंगे, तो इस तरीके के जो स्थानीय भाषाएं थी इसका उपयोग किया गया था। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा एंड चौथा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। तो देखिए इसको देखेंगे तो क्या है, उत्तर ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या फिर प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। ये क्या होता है, कहने का मतलब है कि हमें जानकारी तो है लेकिन लिखित रूप से हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, हमारे पास लिखित रूप से साक्ष्य नहीं है। ठीक है, और लिखित रूप से साक्ष्य है लेकिन हम लोग उसको क्या किए हैं कि उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो इसी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। यानी कि किससे बिलोंग करता है, तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बौद्ध धर्म में पति ओमोखा का अर्थ क्या है, यानी कि पति ओमोखा का मतलब क्या था। तो इसे पहला कहता है संघ के नियम थे, महायान बौद्ध धर्म का विवरण था, राजा मीनांडर का प्रश्न था, या फिर हीनयान बौद्ध धर्म का विवरण था। तो देखिए पतियोमोक्ष जो था ना वो एक तरह से क्या था कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थे संघ के, कि कौन व्यक्ति जो दिन
जो भी भिक्षु होते थे, जो भी नन होते थे, वे लोग दिन भर का क्या गतिविधियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उन लोग को कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए रूल्स एंड नियम बनाए गए थे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पति और मोक्ष कहते हैं। तो ये आप क्वेश्चन को याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेदों में सभी सत्य समाहित है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद थे, या फिर विष्णु पंडित शास्त्री थे। देखिए, हम इसमें से देखेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसके करेक्ट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, वेद का सहारा लेके जो भी प्रचार था शिक्षा के द्वारा, वो उन्होंने ऐसा बताया था और बताया था कि जो भी बातें कही गई है वो सत्य है। उन्होंने व्याख्या में क्या बताया कि वेदों की जो है ना, लाइक एक ईश्वरवादी प्रकृति को उन्होंने बताया, और ये बताया कि कैसे आधुनिक समाज के लिए उनकी प्रासंगिकता कैसे इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने इस पे भी जोर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद। ठीक है, नेक्स्ट है कि कहता है कि पहिया एक महत्वपूर्ण खोज थी किस समय की, पूरा पाषाण युग का, नवपाषाण युग का, मेसोलिथिक का, या फिर ताम्रपाषाण युग का। तो देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट से कुछ कहना है नहीं, बस आपको याद रखना है कि पहिया जो था, व्हील जो है ना, वो किसका था, नियोलिथिक का था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण युग। नेक्स्ट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अभी ये प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना ये कौन सा कथन सही है। पहला कहता है कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित चौथी महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। तो ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि फाहियान किसके वक्त में आया था। फाहियान जो है वो किसके समय में आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। कौन, फाहियान आया था। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया यहाँ से। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री वेन सांग ने हर्ष से मुलाकात की और पाया कि वह बौद्ध धर्म का विरोधी है। तो देखिए, ये बात सही कि वेन सांग जो है वो हर्षा के समय में आया था, लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं कहा गया है कि वो बौद्ध धर्म का विरोधी है। ठीक है, यानी कि वो बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था। तो इसका मतलब हो गया, पहला भी गलत है स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग उत्तर वैदिक विकास था। ठीक है, कौन सा जो है उत्तर वैदिक विकास था। तो पहला इसमें कह रहा है कि ब्रह्मचर्य, ठीक है, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। दूसरा क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। थर्ड है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। एंड चौथा है इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। तो इसे बताना है क्या है। तो देखिए, आश्रम या जीवन के 4 चरण जो हैं वो कब विकसित हुआ था, ये उत्तर वैदिक पीरियड में ही विकसित हुआ था। और इसमें कौन सा था, तो इसमें था ब्रह्मचर्य था, गृहस्थाश्रम था, वानप्रस्थ था और संन्यास था। तो ठीक है, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये इसलिए इसमें करवाया जा रहा है ताकि जब आप हमारा फुल टेस्ट लेंथ जब आप बनाएं, तो ताकि उसमें आपको एटलीस्ट जो है बेसिक क्वेश्चन या मिड लेवल का जो भी क्वेश्चन है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब आप उसे बनाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे, तो आप वहाँ पे आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति गुलाम हो सकता है। तो यस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि अर्थशास्त्र के अनुसार कौटिल्य ने जो बताया है कि ऐसे कई सारे तरीके थे जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति गुलाम बन सकता था, और जिसमें से एक न्यायिक सजा थी। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट ये सही है। दूसरा देखेंगे कि यदि कोई दासी अपने स्वामी के लिए पुत्र उत्पन्न करती थी तो वह कानूनी रूप से स्वतंत्र थी। ये भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि यदि किसी दासी से पुत्र का पिता उसका स्वामी होता था तो वह पुत्र स्वामी के पुत्र की कानूनी स्थिति का हकदार होता था। हम जब आप देखेंगे कि दास जो थे, और विशेष रूप से खासकर महिला जो दास थी, उसके अधिकारों की बात जो है अर्थशास्त्र में काफ़ी सख्ती से की गई है, और ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है।
तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए आपको मैच करना है कि कौन सा पेयर सही है या नहीं है। ठीक है, एक तरफ जो है हमारा हिस्टोरिकल पर्सन है और वो किस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे। तो यदि हम पहला देखेंगे कि आर्यदेव एक जैन विद्वान थे, यस और नो। दूसरा क्या है, दूसरा है दिगनगा, वो एक बौद्ध विद्वान थे। थर्ड है नाथ मुनि, क्या वो वैष्णव विद्वान थे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो युग्म है वो सही सुमेलित है ना। तो देखिए इसमें जो है इसका जो आंसर देखेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि जो आर्यदेव थे, आर्यदेव नागार्जुन के शिष्य थे। ठीक है, आर्यदेव जो वो एक नागार्जुन के शिष्य थे और नागार्जुन जो है वो बौद्ध से संबंधित थे, तो इसलिए पहला आर्यदेव जैन विद्वान नहीं बौद्ध विद्वान थे। तो ये तो यहाँ से नहीं होगा, पहला मैच बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा दिगनगा, तो हाँ ठीक है, दिगनगा बौद्ध विद्वान थे, वो एक तर्कशास्त्री थे, है ना। तो इनके बारे में आप याद रखना कि दिगनगा जो एक थे वो तर्क के माध्यम से बुद्धिज़्म को स्प्रेड करते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा है नाथ मुनि। नाथ मुनि कौन थे, तो नाथ मुनि जो थे वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और ना वो एक उन्होंने वहाँ पे क्या है कि वैष्णव के प्रति उनका ज़्यादा झुकाव था, उन्हीं के लिए उन्होंने काम किया था, तो नाथ मुनि ये भी सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक भारत ये पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो देखिए ये सब चीज़ें जो है आप बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना। प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक जो कौन है, वो है स्टुअर्ट पिगॉट। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन भारत का इतिहास पहली बार व्यवस्थित रूप से किसके द्वारा तैयार किया गया है। देखिए यदि इसमें देखा जाए कि एकदम सिस्टमेटिकली तरीके से किसने तैयार किया, तो वे थे हमारे V.A. स्मिथ। ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ, उन्होंने ही एक अपनी पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनकी एक पुस्तक है, इसे भी आप याद रखेंगे, इनका है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने भी जितने भी जो चीज़ें थी एक लाइक आप समझे सिस्टमेटिकली रूप से जो हिस्ट्री था एंशिएंट इंडिया का, इन्होंने उसमें दर्शाया है, तो इसलिए इनका आंसर क्या है, V.A. स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्राग इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने अपनी पहली महत्वपूर्ण खोज की, यानी कि बताना है कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे, इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी हो सकता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, एंड दैट इज़ रॉबर्ट ब्रूस फूटे। तो इन्होंने जो है सबसे पहला जो खोज किया था वो साउथ इंडिया में किए थे, चेन्नई के पास में। उन्होंने एक हाथ से बनी कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो पूछ रहा है कि उन्होंने अपनी पहली महत्वपूर्ण खोज कहाँ से की थी, चेन्नई से की थी, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो आप यही याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे। ठीक है, इन्होंने अपनी पहली खोज कहाँ से की थी, चेन्नई के पास में की थी, तमिलनाडु से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे याद रखना कि अथर्ववेद है। अथर्ववेद आप लोग याद रखना कि 4 हमारे पास वेद है ना, उसमें से एक है अथर्ववेद। बाकी ये जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी कि प्रोज एंड पोएट्री दोनों में लिखी गई है। बाकी जो तीनों वेद है ना, लाइक ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये बेसिकली जो है ना ये काव्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मिलिंद पान्हो में कह रहा है कि मिलिंद पान्हो जो पुस्तक है, मिलिंद पान्हो में इंडो ग्रीक राजा मिनंडर और एक बौद्ध भिक्षु के बीच में संवाद हुई थी। तो आपको इसे बताना है कि वो बौद्ध भिक्षु कौन थे, नागार्जुन थे, नागसेन थे, आनंद थे या उपाली थे। तो देखिए इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं नागार्जुन और नागसेन में। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि नागसेन इनके करेक्ट आंसर हैं, क्योंकि जो लिखा गया है इसमें क्या है कि राजा जो मिनेंडर था और एक बौद्ध भिक्षु थे कौन, नागसेन, उनके बीच जो भी वार्तालाप हुई, जो भी संवाद हुई, उसके बारे में कही गई है। और ये कैसा है, एक बौद्ध ग्रंथ है।
ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नागार्जुन ना लगाएं, क्या लगाएं, नागसेन इसका आंसर होगा। फिर देखिए सेम उसी भाषा में लिखी गई कि मिलिंद पन्हो जो बुक है वो मुख्यतः किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है, किस भाषा में लिखी गई है। तो याद रखना कि बौद्ध धर्म के समय कौन सा भाषा चलती थी, पाली, तो पाली इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि चिरांद जो है एक पुरातात्विक स्थल है। तो ये सब क्वेश्चन आपको वन ऐसे याद रखना है। चिरांद कहाँ है, तो चिरांद तो बिहार में है, चलो ये तो पता चलता है, ठीक है। तो बिहार में कहाँ है, तो बिहार के देखिए ये सारण जिला में है, ठीक है। कहाँ पे है ये, सारण जिला में है, गंगा नदी के तट पे बना हुआ, ठीक है। एक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, तो आप इसे यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंश को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर है नंद वंश, हरियांक वंश, शिशुनाग वंश। तो ये सब बिल्कुल आसान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हरियांक आया था, ठीक है, फिर क्या आया था, शिशुनाग आया था, उसके बाद नंद आया था। तो हो जाएगा पहला, दूसरा एंड तीसरा, यानी कि इसके अनुसार देखेंगे तो दूसरा, तीसरा एंड पहला, तो दूसरा, तीसरा एंड पहला, यानी कि आंसर हमारा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल के दौरान महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो देखिए जैसे ही जो महात्मा बुद्ध थे, हम लोग पढ़े होंगे कि एक मल्ल जो गणराज्य था, खासकर जो कुशीनगर में है, वहाँ पर उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त की थी। और आप जब ध्यान देंगे तो आप ये भी ध्यान देंगे कि जैसे इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की, तो उसी के बाद ही पहला बौद्ध संगति करवाए थे। वो कौन करवाया, किसके समय में हुआ था, तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा हमारा अजातशत्रु। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। देखिए ये बेसिकली जो टेस्ट है ना, ये आपके ना बिल्कुल बेसिक नॉलेज पे बेस्ड है, कि आप यदि बेसिक हल्का सा भी कहीं पढ़े हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं कि 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। तो इस घटना को क्या कहा गया है, तो इस घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, यानी कि उनका घर से चले जाना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंश के किस शिलालेख से लुम्बिनी को बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो कौन सा, तो ये तो भैया मौर्य था, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। जो मौर्य डायनेस्टी थी उसी के समय में ऐसा ये बात सामने आई थी, है ना। और ये क्या है, रूमिंदेई पिलर है वहाँ पे, उसके थ्रू भी हमें पता चलता है कि भाई लुम्बिनी जो है वो क्या है, गौतम बुद्ध की जन्म स्थल थी। नेक्स्ट क्या है कि शिशुनाग वंश के अंतर्गत कौन सा महाजनपद नष्ट हो गया था, ठीक है, मगध, अवंती, अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है ना, ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पहले देखिए शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के दौरान क्या था कि इन्होंने जो है अवंती की शक्ति को नष्ट कर दिया था, ठीक है, अवंती की शक्ति को नष्ट कर दिया, जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवंती। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे। वन सेकेंड से बिल्कुल आपको ना बिल्कुल एकदम रट लेना, याद कर लेना, इसे कुछ करना ही नहीं है कि भाई गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभद्र, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे वन सेकेंड आपको मैच करना है बुद्धिस्ट काउंसिल और कहाँ कहाँ हुआ था। तो मैं बताने वाला नहीं, तो बिल्कुल ही आसान है कि पहला संगति कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, ठीक है। तो देखिए पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, पहला बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगिरी या वैशाली। तो पहला जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, ठीक है। दूसरा वाला कहाँ हुआ था, तो दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा जो है कश्मीर में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है हमारे पास क्या, कि जो 4 आश्रम हैं जो जीवन के चरणों के बारे में, वो सबसे पहला विवरण कहाँ देखने को मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में, ज्वाला उपनिषद में या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में। देखिए ये सारी बातें जो है ज्वाला उपनिषद में ऐसी बातें कही गई, यानी कि ज्वाला उपनिषद में पहली बार चारों उपनिषद का जिक्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा
सी। और 4 आश्रम कौन है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, फिर है वानप्रस्थ और फिर है संन्यास। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये चीज़ आपको याद रखना है, कौन सा कथन सही नहीं है। इन चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान दें। जैसे कह रहा है कि लोथल एक बंदरगाह था, तो बिल्कुल हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था कि हाँ लोथल एक बंदरगाह था, तो ये तो सही है। ठीक है, हमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। फिर कह रहा है सिंह को सिंधुवासी नहीं जानते थे, क्या ये सही है? ठीक है, तो ये भी सही है। शेर को ये लोग शेर की जानकारी नहीं थी, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहा है चनहुदाड़ो का कोई गढ़ नहीं था, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चनहुदाड़ो भी जो था, चनहुदाड़ो एक ऐसा जगह था कि वो सिटी विदाउट सिटाडेल कहते हैं चनहुदाड़ो को, तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। हम लोग जब देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता का बड़ा शहर हड़प्पा नहीं था सिंधु सभ्यता का। ठीक है, तो इसका यानी कि स्टेटमेंट जो है ये गलत है, और करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि हम जब बातें करते हैं तो अभी देखिए पहले जो था वो हड़प्पा ही माना जाता था सबसे बड़ा शहर, लेकिन फिर क्या हुआ कि राखीगढ़ी में अभी फ़िलहाल ये लेटेस्ट न्यूज़ से कनेक्टेड है थोड़ा, कि 2 और जगहों का खोज किया गया जिससे ये माना गया कि नहीं, राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था? राखीगढ़ी। नेक्स्ट है कि महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था, यानी कि कितने शिष्यों को दिया था? 5, 7, 8, 11। ठीक है, तो ये याद रखना है कि उन्होंने 11 शिष्यों को सबसे पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? पावा में दिया था। और जो शिष्य थे वो शुरू में क्या कहलाते थे? वही लोग गंधर्व कहलाते थे। ठीक है, तो इसे क्या 11 को नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि उन्होंने सबसे पहले जो है 11 शिष्यों को अपना क्या दिया था? अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में प्रयुक्त मुख्य लिपि ब्राह्मी को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हम लोग सभी जानते हैं कि जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिकोड किया था, डिसिफर्ड किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष में किया था, तो ये बिल्कुल याद रखने की चीज़ है। आप याद रखेंगे 1837 यानी कि 1837 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि सैंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? तो ये सब क्वेश्चन में कुछ आपको ध्यान नहीं लगाना है, बस प्रश्न है उसका आंसर आपको याद रखना है, रट लेना है। तो इसका आंसर है विलियम जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अद्वैतवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या फिर गुरु नानक? तो देखिए अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है वो कौन दिए थे? शंकराचार्य दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? हाँ, वंस अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो किसने डिजाइन किया था? तो ये भी आपको सिर्फ याद रखना है, इसमें कुछ विशेष आपको जानकारी नहीं है, तो उसके आंसर आपको याद रखना है कौन? अलीवाल खान। कि अलीवाल खान जो है उन्होंने डिजाइन किया था। और ये जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कैसा है? इंडो इस्लामिक स्टाइल में है। ठीक है, यानी कि ये जो है ना एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको डिजाइन कौन कहते हैं? अलीवाल खान। नेक्स्ट प्रश्न है किस युद्ध के बाद शेरशाह दिल्ली का शासक बना? किस युद्ध के बाद शेरशाह दिल्ली का शासक बना? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बैटल ऑफ कन्नौज होगा, बैटल ऑफ सूरजगढ़, बैटल ऑफ कालिंजर या फिर बैटल ऑफ चौसा। तो देखिए कन्नौज के युद्ध के बाद शेरशाह जो है दिल्ली का शासक बना था, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि तारीख शेरशाही किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए शेरशाही की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बनता है बिहार बीपीएससी के लिए, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि तारीख शेरशाही किसने लिखी? तो तारीख शेरशाही की जो रचना है वो कौन कहते हैं? अब्बास खान सरवानी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ है? बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ है? शेखपुरा में है, बख्तियारपुर में है, बिहार शरीफ में है या फिर पटना में है?
तो देखिए बख्तियार खिलजी के नाम से बख्तियारपुर नहीं, बख्तियार खिलजी जो है बख्तियारपुर शहर बनाया था, लेकिन उसका मकबरा यदि पूछा जाए वो कहाँ है तो उसका मकबरा बिहार शरीफ में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार शरीफ। ठीक है, नेक्स्ट है पटना में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी? पटना में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये परवेज शाह बनाया था। कौन बनाया था? परवेज शाह। आप इसे याद रखें। ये परवेज शाह कौन था? ये था बेटा था किसका? जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर का बेटा था परवेज शाह, उसने ही पटना में पत्थर की मस्जिद बनवाई थी। यदि आपको ये भी याद रखना है कि भाई डेट कब बनाई थी, तो पत्थर की मस्जिद जो है ये आप याद रख सकते हैं कि 1621 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक राजवंश की राजधानी थी? कर्नाटक नहीं, यहाँ पे कर्नाट राजवंश। ठीक है, कर्नाट राजवंश की राजधानी कौन थी? दरभंगा थी, पाटलिपुत्र थी, गया थी या फिर चंपारण? तो कर्नाट राजवंश की 2 राजधानी बनी थी, याद रखिएगा। एक नेपाल में था, कौन सा था? वो था सिमरौगढ़, और दूसरा बिहार था। बिहार में कौन था? दरभंगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे दरभंगा, और दूसरा यदि हमको जानना है तो वो कौन था? सिमरौगढ़। ठीक है, सिमरौगढ़ जो कि कहाँ है? वो नेपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाट राजवंश के संस्थापक कौन थे? कर्नाट राजवंश के संस्थापक कौन थे? इसे भी आपको ध्यान रखना है, बिहार का इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। तो इसके थे कौन? नान देवी। ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अफगान के द्वारा, अरब के द्वारा, तुर्क के द्वारा या चेचन के द्वारा? तो हम लोग सभी जानते हैं सबसे पहले अटैक कौन किया था? अरब लोग किए थे। तो आपको इसे याद रखना है, अरब। ठीक है, और यदि पूछ ले कि कौन आया था सबसे पहले, कौन सा अरब था, कौन था जो सबसे पहले अटैक किया था, तो हमें याद रखना है कौन था सबसे पहले? मीर कासिम। ठीक है, सॉरी, मीर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। मीर कासिम तो बंगाल के समय में आएगा, हम लोग उसको देखेंगे। ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ से बिलोंग करता था? तो अरब से बिलोंग करता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरब। अरब के लोग सबसे पहले भारत पे आक्रमण किए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि जब उन्हें राज सत्ता प्राप्त हुई तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र थे। बर्नी ने यह बयान किसके बारे में दिया था? ठीक है, किसके बारे में कहा था? तो देखिए, जियाउद्दीन बर्नी जो है, ठीक है, वो ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो आप इसे याद रखिए, क्या कहा था कि जब अलाउद्दीन खिलजी को राज सत्ता प्राप्त हुई थी तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र थे, वे उसे मानने से इनकार किया था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि केवल बाजरे के कुछ दानों के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो देता, यह कथन किसका है? तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये शेरशाह सूरी ने दिया था, और शेरशाह सूरी जो ये बयान तब दिया था एक मारवाड़ साम्राज्य पर उन्होंने अटैक करने गए थे। वहाँ के जो थे ना, कौन थे? मालदेव राठौर, उनके खिलाफ लड़ाई में लगभग वो हार ही जाते। उसी वक्त यह स्टेटमेंट दिए थे कि केवल बाजरे के कुछ दानों के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो देता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है शेरशाह सूरी की सरकार में राजस्व और वित्तीय विभागों का प्रमुख कौन था? देखिए, मैं आपको एक पर्सनली बताता हूँ कि इस तरीके जो भी क्वेश्चंस आए कि कौन सा विभाग का कौन क्या था, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। तो शेरशाह सूरी के समय आपको बताना है कि रेवेन्यू और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड कौन होता था। तो आप इसे याद रखेंगे, इसका हेड कौन होता था? दीवाने वजारत। ठीक है, नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये ऑलरेडी बीपीएससी ये भी इस क्वेश्चन को ही पूछ चुकी है। तो इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन हसन। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस याद रखना है कि भाई साउथ इंडिया में ना एक मुस्लिम राज्य था बहमनी साम्राज्य। ठीक है, और उसकी स्थापना जो है कौन किया था? तो अलाउद्दीन। इसका पूरा नाम ये देखेंगे तो पूरा नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, और यहाँ से एक और याद रखें कि ये साउथ इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट था ये। ठीक है, नेक्स्ट है सही मिलान खोजें। अब देखिए,
फिर से है कि आपको बताना है कौन सा सही मिला हुआ है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है कि द्वैतवाद जो है उसके कौन थे, द्वैतवाद के माधवाचार्य थे, क्या ये सही है? विशिष्ट द्वैतवाद के कौन थे, रामानुजम थे। शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य थे, या फिर इनमें से सभी। तो बिल्कुल इसमें देखा जाए तो सभी बिल्कुल करेक्ट, सही से मैच किया हुआ है। इसमें द्वैतवाद के देखेंगे तो द्वैतवाद के कौन थे, द्वैतवाद के माधवाचार्य थे, और विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजम थे, शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य थे, और इसके पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, अद्वैतवाद, है ना। अद्वैतवाद के कौन थे, पढ़े थे ना, कौन थे, तो वो थे शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद के थे और द्वैतवाद के थे माधवाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने बंगाल और बिहार क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था। देखिए ये बिल्कुल, ये भी आपको सिर्फ स्टेट याद रखना है, डेट, इसमें कुछ विशेष जानकारी नहीं रखनी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576, यानी कि 1576 में बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शाहाबाद के महाराजा चेरों को हराने के लिए शेर शाह सूरी ने किसे भेजा था। तो शाहाबाद एक बिहार में एक जगह है, वहाँ पे जो चेरों के जो महाराजा थे उनको हराने के लिए शेर शाह ने किसको भेजा था। ठीक है, तो शेर शाह जो है खवास खान को वहाँ पे भेजा था। तो आप इसे याद रखेंगे। ये चर्चा कहाँ लिखा हुआ है, तो ये हम लोग अभी हमने पढ़ा ना, तारीख़ शेर शाही। अब तारीख़ शेर शाही कौन लिखा था, अब्बास सरवानी, यही बंदा लिखा था। तो इसी में लिखा हुआ है कि महाराजा चेरो जो है वो शाहाबाद में बहुत शक्तिशाली हो गया था, और शेर शाह जो है उसके खिलाफ अभियान चलाना चाहता था। तो इसीलिए उसने खवास खान के निगरानी में, नेतृत्व में एक दल भेजा था। ठीक है, और इससे क्या हुआ था, जो चेरो लोग थे ये लोग हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद बलबन ने किसकी भव्य उपाधि धारण की। यानी कि बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तूते हिंद की, कैसर हिंद की, जिले इलाही की, या दीन इलाही की। तो देखिए बलबन ने जो टाइटल लिया था वो था, कौन सा था वो, जिले इलाही। ठीक है, क्या था, जिले इलाही। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। तो ये टाइटल जो है बलबन से संबंधित है। देखिए तूते हिंद किसका था, तूते हिंद अमीर खुसरो का था, और दीन इलाही अकबर का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अकबर का। तूते हिंद किसका है, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो का। और कैसर हिंद की उपाधि कौन लिया था, तो कैसर हिंद की उपाधि जो था वो बीजी तिलक साहब के पास था। ऑलराइट, ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक शिलालेख शक वर्ष 465 का है, यदि इसे विक्रम संवत में लिखा जाए तो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा शक संवत और विक्रम संवत के बारे में। तो हम यहाँ से यदि देखेंगे तो शक संवत का कितना होता है, शक संवत होता है 78 AD। ठीक है, और विक्रम संवत होता है 58 BCE। तो इसे हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस जो हमारा दिया हुआ है 465, इसे ही निकालना है ना। तो हम तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल जो आएगा वो आएगा 601। तो हमारा आंसर हो जाएगा 601। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था। फवाजिल, देखिए मैंने बताया था ना कि ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो आप इसे नोट कर लेना इस तरीके का, कि किस काल में किस चीज़ को क्या कहा जाता था, किस डिपार्टमेंट के हेड को क्या कहते थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि फवाजिल का अर्थ क्या था, कि अमीरों को किया गया अतिरिक्त भुगतान था, वेतन के बदले सौंपा गया राजस्व था, इक़्तादारों द्वारा राजकोष को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया, या फिर किसानों से अवैध वसूली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये है कि इक़्तादारों द्वारा राजकोष को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था, जिसे क्या कहते थे, फवाजिल कहते थे। ठीक है, यानी कि सिंपल आप समझिए कि जो इक़्तादार होते थे उन्हें राजकोष को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता था, उसे ही कहते थे
फवाजिल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते थे कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जाना जाता है वो कौन था? इल्तुतमिश था, गयासुद्दीन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, या फिर सिकंदर लोदी? तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल के दौरान भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। नहर का जब भी प्रश्न आए और दिल्ली सल्तनत से आए तो फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दो कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है और आपको बताना है कि वो कौन सा सही होगा। तो कथन ये कहता है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान दारा सिखों को बल्ख, बदख्शान और कंधार में अभियान पर भेजा गया था। यह कथन है। इसका कारण कह रहा है कि शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व में भेजा गया अभियान एक अद्भुत सफलता थी। क्या ये सही है? तो देखिए, इसमें क्या है कि इसका जो कारण है ना वो जो है वो गलत है, क्योंकि यह अभियान जो था ना वो पूरी तरीके से असफल हो गई थी और यहाँ लिखा हुआ है कि वो अद्भुत सफलता प्राप्त की थी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये तो सही है लेकिन कथन जो इसका कारण है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध मुगल साम्राज्य और किसकी सेनाओं के बीच लड़ा गया था? ठीक है, तो ये तो आसान है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो सबसे पहले यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य और मेवाड़ के राजाओं के बीच में हुआ था, यानी कि मेवाड़ के सेनाओं के बीच में हुआ था। और मेवाड़ के तरफ से कौन थे? महाराणा प्रताप थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया? ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि देखिए, चंगेज खान जो है किसके समय आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था। ये सब ऐसे ही बिल्कुल एकदम याद रख लो। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट कह रहा है फिर से वही कथन और कारण। कह रहा है कि सम्राट अकबर ने 1581 में एक विशाल सेना के साथ अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया। ये कथन कह रहा है। कारण कह रहा है कि वह मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को पुनः प्राप्त करने के रास्ते पर था। क्या ये सही है? कथन और कारण क्या दोनों मैच करता है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, इसका कथन तो बिल्कुल सही है कि अकबर जो है अपने राज्य का विस्तार करने के लिए ना काबुल जीतना चाहता था, इसलिए वो अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया था। ये तो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है, क्योंकि उसका अपने पैतृक देश फरगाना को पुनः प्राप्त करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए कारण जो हो जाएगा वो हमारा ये गलत था और कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है। आर बोले तो रीजन, यानी कि कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलम खान उन लोगों में से एक थे जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। तो वो कौन था? कह रहा है कि इब्राहिम लोदी का चाचा और दिल्ली के सिंहासन का दावेदार था। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे देश से निकाल दिया गया। सी कह रहा है कि दिलावर खान के पिता जिनके साथ इब्राहिम लोदी ने क्रूर व्यवहार किया था। या फिर पंजाब प्रांत का एक उच्च अधिकारी था जो अपनी जनजाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से असंतुष्ट था। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए, आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि बाबर को आमंत्रित करने वाला आलम खान था और दौलत खान लोदी था। ठीक है, तो ये कौन था? एक्चुअली आलम खान जो था वो इब्राहिम लोदी का चाचा था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर शाह का शासनकाल जल्दी कैसे समाप्त हो गया, यानी कि जहांगीर शाह का उसका शासन ना बहुत कम समय के लिए था, तो कैसे सही हो गया? तो ये इतना जल्दी कैसे समाप्त हो गया? तो देखिए, एक्चुअली ना आप पढ़े होंगे सैयद ब्रदर्स जो था, सैयद ब्रदर्स। ठीक है, उसका यहाँ पे रोल आएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी कि सैयद ब्रदर्स की मदद से उनके भतीजे फर्रुखसियार ने हराया था। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन और आंसर दोनों दिया हुआ है, तो खैर वो ठीक है कि वह अपने भतीजे से युद्ध में हार गया था। तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है तो आप इस चीज़ को देख लेंगे। नेक्स्ट है कि संगम राजवंश की राजधानी किसके द्वारा की गई थी? यानी कि संगम राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर वन,
नरसिम्ह देव राय वन या फिर वीर नरसिम्ह? तो इसका आंसर है हरिहर वन। हरिहर वन जो था उसने ही संगम राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, संगम राजवंश की स्थापना कौन किया था? तो हरिहर वन। हम जब पढ़ते हैं ना ये क्या बोलते हैं, विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर में एक संगम डायनेस्टी था। ठीक है, संगम था, अराविदु था। तो इसने पूछ रहा है कि संगम राजवंश की स्थापना कौन किया था? तो वो था हरिहर वन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, इसमें कुछ करना नहीं, आपको बस याद रखना है ये सब में। ठीक है, कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये जो था, ये था नासिर उद्दीन महमूद। ठीक है, ये जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? यानी कि जब राजा वोडेयार जो है मैसूर राज्य की स्थापना, मैसूर राज्य से कौन संबंधित है? टीपू सुल्तान, हैदर अली। ठीक है, तो उसकी स्थापना कौन किया था? राजा वोडेयार किया था। तो उसमें विजयनगर एम्पायर का शासक कौन था? तो विजयनगर एम्पायर का उस वक्त शासक था वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शेर शाह का मूल नाम क्या था? अब देखिए, ये सब बिल्कुल ऐसे याद रखना कि शेर शाह का असली नाम क्या था। तो भाई शेर शाह का असली नाम फरीद खान था, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गोपाल। इसे कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस देखते जाइए। पाल साम्राज्य कुलीन शासन काल में अपने चरम पर था, यानी कि पाल साम्राज्य जो है किसके समय पे सबसे जेनिथ पॉइंट पे था, सबसे पिक पे था? ठीक है, तो किसके समय में था? तो वो देवपाल के समय में था। नेक्स्ट है कि किस पाल शासक ने एक विहार की देखभाल के लिए जावा के शासक को 5 गांव में दान में दिया था? ठीक है, तो एक्चुअली ना ये देवपाल ही दिया था। देवपाल जो था वो किसको दिया था? तो जावा के शासक थे बालपुत्र देव, उसको 5 गांव दिए थे। ठीक है, ये कौन दिया था? तो ये देवपाल दिया था। किसको दे दिया था? तो जावा के शासक थे बालपुत्र देव। ठीक है, बालापुत्र देव थे, उसको ये 5 गांव दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के उत्तरी कनाल पर नियंत्रण के लिए त्रिशूल संघर्ष में कौन भाग नहीं लिया था? यानी कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था ना, इसमें कौन नहीं था? राष्ट्रकूट नहीं था, पाला नहीं था, गुर्जर प्रतिहार। तो कह तो आसान है कि यही तीनों थे, राष्ट्रकूटास थे, पाला थे और गुर्जर प्रतिहार, यानी कि सोलंकीज नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा सोलंकीज। देखिए, फिर से बिहार संबंधित प्रश्न आ रहा है कि मिथिला का स्वर्ण युग पुरातन शासनकाल किसे कहा जाता है? यानी कि हुज रूल इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मिथिला। गोल्डन एज ऑफ मिथिला किसके शासनकाल को कहते हैं? तो देखिए, ये कर्नाट डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, जिसके फाउंडर कौन थे? नान्यदेव। तो इसे ही कर्नाट रूल को ही कहा जाता है मिथिला का गोल्डन एज। नेक्स्ट है कि बिहार में तुर्क शासन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तुर्क शासन, तुर्क कौन था जो बिहार पे आक्रमण किया था? तो बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी इसका हो जाएगा। ठीक है, और जब बख्तियार खिलजी जब अटैक किया था तो उसमें क्या हुआ था? बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया था, विहारास को नष्ट कर दिया गया था, कई बुद्धिस्ट बाजारों को नष्ट कर दिया गया था। खैर, हम लोग देखते हैं कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन था, और ये वही अभियान था जिसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है कालिंजर। तो ये इसका अंतिम अभियान था। ये इस पर कब्जा भी कर लिया था। शेरशाह सूरी जब कालिंजर पे अटैक करने गया था तो क्या हुआ था कि इसको जीत भी लिया था, लेकिन एक बारूद जो है शेरशाह सूरी के पास आकर फट जाता है और जिससे जो इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कि मुगल शासक फारूक सियार ने अपना पहला राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था, कहाँ किया था? लाहौर, दिल्ली, पटना, आगरा। तो ये याद रखिएगा, फारूक सियार का राज्याभिषेक जो हुआ था ना वो पटना में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पटना में। तो ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खान ने बिहार को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कब किया था? तो ये सब ये स्टैटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो 1704, ये सब रट जाइए कि मुर्शिद कुली खान बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था 1704 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो शेरशाह जो, देखिए ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा कि सोने के सिक्के चलाया था शेरशाह सूरी, इसको क्या कहते थे? तो उसको अशरफी कहते थे। क्या कहते थे? अशरफी कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुमायूं ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तो आपको बताना है कौन सा उसमें करेक्ट
सजाया हुआ है, यानी कि क्रोनोलॉजिकली कौन सही है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। यदि इसकी बात करें तो देवरा का युद्ध, ठीक है, तो देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो मैं आपको बताता हूँ, ये हुआ था 1532 में। आप ऐसे याद रख सकते हैं। चौसा का युद्ध, ये बीपीएससी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ये, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में हुआ था। बिल्कुल याद रखेंगे दोनों, चौसा और कन्नौज आज एक 39 में हुआ था, एक 40 में हुआ था। और एक जो है सरहिंद का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1555 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों का संग्रह था, उसका क्या, उसे क्या कहते थे। देखिए सारा इन्फॉर्मेशन देखिए पे। मसनवी क्या था, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून का कलेक्शन था उसे कहते थे। उसका नाम क्या था, तो उसको मुबैन कहते थे। क्या कहते हैं, मुबैन कहते थे। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था। अभी हमने देखा ना कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में, ठीक है। महाराणा प्रताप और मेवाड़ों के बीच में हुई, महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में होता। तो इसमें पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप का सेनापति का नाम क्या था। तो इसमें अमर सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह या मान सिंह। तो मान सिंह जो था ये तो मुगल की तरफ से लड़ रहा था, ठीक है। और इधर से कौन लड़ रहा था, तो इधर से लड़ रहा था हकीम खान। आप इसे याद रखोगे, ठीक है। फिर आ गया वही हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसमें कुछ बताना है नहीं, ठीक है, कि इसका भी क्या हम लोग पढ़े थे, 1576। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शैक्षिक सुधारों की बात की थी। देखिए शैक्षणिक सुधारों की बात की थी, तो ये सबसे पहले जो है अकबर ने ऐसा करवाया था, ठीक है। ये अकबर ऐसा कराया था। ये शिक्षा प्रणाली को स्थापित किया था। ये क्या किया था, हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए, दोनों के लिए स्कूल खोले गए थे इसके समय में, ठीक है। और जो भी किस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़, काफ़ी सारे एक्शंस लिए गए थे अकबर के द्वारा शिक्षा को लेकर। तो आप इसे याद रखेंगे कि अकबर ने जो है शैक्षणिक सुधारों की शुरुआत करवाई थी। नेक्स्ट है कौन सा मुगल बादशाह जफर शीर्षक से शायरी लिखता था, ठीक है। जफर के टाइटल से वो शायरी लिखा करता था। तो कौन सा था, जहांगीर, हुमायूं, बहादुर शाह द्वितीय या फिर फारुख-सियाह। तो हम लोग जानते हैं ठीक है, बहादुर शाह जफर कहा जाता है ना, तो यही था बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि जहांगीरी महल कहाँ है, दिल्ली में है, औरंगाबाद में है, आगरा में है या फिर लाहौर में है। तो इसे आप याद रखिए कि जहांगीरी महल कहाँ है, वो आगरा में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने बताया कि मुगल सम्राटों के पीने के लिए गंगा जल तांबे के बड़े बर्तनों में लाया जाता था, ठीक है। तो ये कौन कहता है, ये एडवर्ड टेरी का एक विदेशी यात्री था। तो उसने बताया कि मुगल बादशाह जो था ना, पानी पीता था कौन सा, गंगा नदी के पीता था। और कहाँ, क्या चीज़ के बर्तनों में मंगाता था, तांबे के बड़े बड़े बर्तनों में पानी लाया जाता था, इकट्ठा रखते थे। और जब भी पीता था तो गंगा वाटर पीते थे, यानी कि गंगा वाटर का इन्फ्लुएंस उस समय काफ़ी हाई हुआ करता था। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। ये किसके समय आया था, जहांगीर के समय में आया था, ठीक है, विलियम हॉकिंस। और यानी कि वो ये लगभग 1608 के समय में आया था। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये जो विलियम हॉकिंस था वो किसके तरफ से आया था, तो वो ब्रिटेन के राजा थे कौन, जेम्स प्रथम की तरफ से ये आया था यहाँ पे, ठीक है। व्यापार की अनुमति मांगने आया था। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल राज की प्रकृति के संबंध में कहा गया था कि मुगल भारत में राज्य की विशिष्ट विशेषता यह थी कि न केवल शोषक उत्पादों की औद्योगिक शाखा के रूप में कार्य करता था, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख साधन था। तो देखिए ये सब थोड़ा सा स्टेटमेंट है जिसे आप याद रखिएगा। तो ये तो थे ना, ये इरफान हबीब ने कहा था ऐसी बातें, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में मुगल शासन के बारे में नीचे दिया गया कौन सा कथन गलत है। वंस अगेन आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे, पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कि किसान समुदाय एकजुट और समरूप रहते थे, वहाँ अन्न प्रचुर मात्रा में था, राज्य के उन्हें क्या कह रहा है, द स्टेट इनकरेज दोज क्रॉप्स दैट ब्रॉट इन मोर रेवेन्यू, मैंने राज्य वैसे क्रॉप्स को बढ़ावा देते थे जिससे ज़्यादा हमें राजस्व मिलता था। अधिकांश क्षेत्र में एक वर्ष में 2 फसलें पैदा होती थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना वो ये है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत है। देखिए किसान समुदाय
एकजुट और एक तरह से नहीं रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश जेलरों ने बहादुर शाह जफर को म्यांमार में एक गुप्त स्थान पर दफन कर दिया ताकि कोई उनकी कब्र को पहचान न सके, लेकिन अंततः उनकी कब्रें खोज ली गई। कब खोजी गई ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है 1991 में उसे खोजा गया था। ठीक है, अब देखिए कि बहादुर शाह जफर 1857 रिवोल्ट के समय में था ना, तो उसी समय जो है इसको वहाँ पे ये रंगून चला जाता है, म्यांमार चला जाता है, वहीं पे वो मर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ उसके छुपा दी जाती है ताकि किसी को वो पहचान ना सके, लेकिन फ़िलहाल जो है वो 1991 में उसे खोज लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुग़ल प्रशासन में मदद ए मास की छूट है, तो ये क्या था एक तरह से। ठीक है, छूट नहीं है कि मदद ए मास जो है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में किस चीज़ को दर्शाता है। तो मदद ए मास जो होता था ना, वो एक्चुअली क्या होता था कि बौद्ध भूमि को राजस्व मुक्त भूमि कहा गया, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बौद्ध नहीं, ये जो स्कॉलर्स थे, यानी कि रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड टू स्कॉलर्स। ठीक है, जो स्कॉलर्स होते थे, जो बुद्धिमान होते थे, उन्हें जो है रेवेन्यू फ्री लैंड दिया जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, मदद माश। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुगल काल में नस्क क्या था। नस्क क्या था, देखिए नस्क याद रखिएगा, नस्क जो है वो क्या होता था, तो एक मेथड था जो लैंड रेवेन्यू को डिटरमाइन करता था, यानी कि अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग लैंड रेवेन्यू, नस्क। इस टर्म को याद रखिएगा, नस्क क्या था। नेक्स्ट पूछ रहा है कि शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 की रात को उनके किले पर आक्रमण किया और उनका अंगूठा काट लाया, तो वो कौन था। तो देखिए वो ना शाइस्ता खान था। कौन था, शाइस्ता खान था। ठीक है, शाइस्ता खान कौन था, वो और ये जो है ना औरंगजेब के चाचा था, औरंगजेब का चाचा था। इसी पे वो आक्रमण किया और उसका अंगूठा काट के लेके चले आए थे शिवाजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। देखिए एक तरफ उसको शिवाजी को गिरफ्तार भी करना चाहता था, लेकिन उसको राजा भी स्वीकार किया। वो कौन था, तो वो कोई और नहीं, वो औरंगजेब ही था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राजनीति रत्नाकार के लेखक कौन है। राजनीति रत्नाकार के लेखक, तो देखिए इसे बिल्कुल याद रखिएगा, इसके लेखक जो हैं चंदेश्वर है। ये भी बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। नेक्स्ट है उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, ये भी काफ़ी फेमस बुक है। और उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, तो वह है मौली कवि। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूफी संत मखदूम याहिया मनेरी की कब्र कहाँ है। तो देखिए पूछ रहा है कि मखदूम याहिया मनेरी की कब्र कहाँ है। तो ये जो है ना, ये पटना से, ये एक्चुअली पटना से कुछ दूरी पे स्थित एक जगह है मनेर, वहीं पे स्थित है। तो इन्हीं के नाम पे रख दिया गया जगह का नाम मनेर। तो ये इसका आंसर पटना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि आदि मानव का प्रारंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ पाया गया। देखिए ये बिहार से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आदि मानव का साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त किया गया। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। ये जो है बिहार में यदि पूछा जाएगा कि आपसे आदि मानव का साक्ष्य कहाँ से पाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर और नालंदा। मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 12वें जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था वासुपूज्य, उनका जन्म स्थल कहाँ था। ठीक है, तो इनका जन्म स्थल कहाँ था, चंपापुरी कहते थे, जिसका अभी नाम क्या हो गया, चंपा। अब आपको देखिए अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले लोग डिस्कस किए, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। विक्रम संवत कह रहा है 57 एडी, शक संवत 78 एडी, हिजरी संवत इतना, गुप्ता संवत 320 एडी। तो खैर हमने क्या पढ़ा कि शक, अभी हम लोग देखे थे ना, शक संवत तो ठीक है 78 एडी सही था, लेकिन विक्रम संवत जो है 57 एडी नहीं, ये 57 BCE था। ठीक है, कहीं कहीं 57, कहीं कहीं 58 भी लिख देता है। ओके, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, जैसे 57 सही है। त्रिपिटक में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था। त्रिपिटक था ना, त्रिपिटक हम लोग पढ़े थे कि कौन सा भाषा में लिखा गया था, तो ये पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था। सुत्त पिटक था, विनय पिटक था, अभिधम पिटक था, या अंगुत्तर निकाय था। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो माना गया है वो सुत्त पिटक को माना गया है। ठीक है, क्या कहा गया, किसको माना गया, सुत्त पिटक को माना गया। सुत्त पिटक क्या है,
इसमें जो है बुद्ध के उपदेशों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, विनय पिटक क्या होता था, तो विनय पिटक में ये कहता था रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कौन किसका कैसा आचरण होगा, क्या होगा, उसके बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, कि किसने क्या लिखा, क्या अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे, मुद्र राक्षसम के विशाख दत्त थे, मालविकाग्नि मित्र के कालिदास थे। तो यस, बिल्कुल तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट है किस बौद्धिक साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध ने एक ही यात्रा में 4 लक्षण देखे थे। ठीक है, गौतम बुद्ध जो 4 दृश्य को देखे थे वो किसके अनुसार कहा गया है, तो इसको आपको याद रखना है, वो दीर्घ निकाय पुस्तक के अनुसार माना गया है कि गौतम बुद्ध ने एक ही यात्रा में 4 चीज़ों को देखा था। ठीक है, क्या चीज़ को देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक डेड बॉडी को देखे थे और एक साधु संत को देखे थे। तो खैर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश साइलेंट बारकर नामक उपग्रह समूह तैनात करने जा रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ सब कुछ ना 30 क्वेश्चन जो है हम लोग करेंट अफेयर्स के देखेंगे, तो ये यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे। कह रहा है कि साइलेंट, आपको सिर्फ यहाँ याद रखना है कि साइलेंट बारकर सैटेलाइट जो है, ठीक है, साइलेंट बारकर सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काफू नेशनल पार्क जो खबरों में रहा किस देश में है। तो देखिए काफू नेशनल पार्क अभी एक फेमस था, तो ये कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि ये जाम्बिया में। आपका सारा डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसमें काफ़ी डिटेल्स में आंसर लिखे गए हैं, आप वहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है कि काफू नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो जाम्बिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत हाल ही में किस देश के लिए रवाना किया गया। ठीक है, तो इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल कहाँ की भेजा गया, नेपाल, श्रीलंका, जापान और इंडोनेशिया। तो ये जो है श्रीलंका में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका में भेजा गया। चेन्नई से इसे भेजा गया था। ठीक है, चेन्नई से कहाँ गया, श्रीलंका की तरफ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन कहाँ हुआ, यानी कि इंडिया यूई कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ, तो ये मेघालय में हुआ। कहाँ हुआ था, मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है टैम्पोन टैक्स एक तरह का टैक्स है, वो क्या चीज़ पे अप्लाई होता है टैम्पोन। देखिए काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, तो ये जो है ये किससे संबंधित है, ये मासिक है, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट से संबंधित है ये। ठीक है, टैम्पोन टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया कप टूर्नामेंट कहाँ हुआ था जहां भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। तो अभी जो रिसेंटली जो एशिया कप टूर्नामेंट हुआ ये 2023 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ओमान में हुआ था। ऑलराइट, कह रहा है हाल ही में किस ट्रेन ने पुणे और मुंबई के बीच चलने वाली भारत की पहली डिलक्स ट्रेन के रूप में अपने संचालन के 93 यानी कि 93 साल पूरे होने का जश्न मनाया। उस ट्रेन का नाम क्या था, तो देखिए मुंबई और पुणे के बीच चलती है, उसका नाम है डेक्कन क्वीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी के शोधकर्ताओं ने फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट किया। तो इसका देखिए जब इस तरीके से आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ये तो नासा ही किया होगा, लेकिन नहीं, इसे जो किया है वो कौन किया है, इसे किया है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान के तहत डिटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे कि डिटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल कहाँ लाया गया, तो ये जो है उत्तराखंड में। कहाँ पे लाया गया, ये उत्तराखंड में इसको लाया गया है। ठीक है, और ऐसे ऐसे उत्तराखंड में 4 स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्लाउड किचन नीति शुरू करने वाला, तो ये भी याद रखेंगे। क्लाउड किचन पॉलिसी कौन ला रहा है, तो क्लाउड किचन पॉलिसी जो है कहाँ आया, तो वो नई दिल्ली में आया। ठीक है, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पटना में गंगा नदी के तट पर बने मरीन ड्राइव की तर्ज पर बागमती नदी के किनारों को भी विकसित किया जाएगा। तो ये बताना है कहाँ पे है, दरभंगा में, भागलपुर, खगड़िया या फिर मुजफ्फरपुर। तो देखिए ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो दरभंगा में,
जिस तरीके से पटना में गंगा नदी के बनाया गया ना मरीन ड्राइव, उसी तरीके से बागमती नदी के किनारे दरभंगा में बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी पर लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से। इसका लोकार्पण कौन किए? ठीक है, तो इसका जो लोकार्पण किए थे वो किए थे लालू प्रसाद यादव। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार के 13 जिलों में चल रही जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब यह योजना कब तक चलेगी? देखिए यहाँ से दो तीन चीज़ें आ रही हैं कि बिहार में कितने जिलों में चल रही है जैविक कॉरिडोर यानी कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम, तो 13 जिलों में। तो ये जो था ना, इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये पहले 2022-23 तक चलने वाला था। ठीक है, ये पहले 2022-23 तक चलने वाला था, अब इसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया, अब इसको 2025 तक ला दिया गया है। ठीक है, कि 2025 तक ये स्कीम चलेगी।